अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कायद कराची के। जितना बड़ा शहर है मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। कहते हैं पानी ज़िंदगी है, लेकिन कराची के ज़िला गरबी में बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से पानी दस्तियाब ही नहीं है। रशीदाबाद के इलाके हबीबाबाद के बासियों का कहना है कि 40 साल कबल आबाद होने वाले इलाके में 5 साल से पानी नायाब है। पहले जो पानी मिलता था वो भी बदबूदार है। दूसरी जानिब शेरशाह पाक कॉलोनी, सुल्तानाबाद और सिटी रेलवे कॉलोनी समेत बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 15 रोज से पानी का बहरान है, जिसके बायस मुतासरा इलाकों के मकीन पानी खरीदने पर मजबूर हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मौसम गर्म है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसके बायस पानी चोर माफिया की चांदी हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज हमने बात की थी हब डैम के हवाले से, जहाँ से 6 करोड़ गैलन पानी कराची शहर को रोक दिया गया है और वजह यह बताई गई है कि नादहिंदा हैं वाटर हाइड्रेंट्स, जिनकी वजह से उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सूबाई हुकूमत इस मामले में संजीदगी से कोई इकदाम उठाएगी या बल्दियाती हुकूमतें इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगी? आपको बताएं कि हब डैम से 6 करोड़ गैलन पानी जब रोका गया तो इस पर बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। कराची के ज़िला गरबी की अगर हम बात करें तो वहाँ के बहुत से इलाके मुतासिर हो रहे हैं। ज़िला वस्सी के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पानी ख़रीद कर पीने पर लोग मजबूर हैं। आसिम भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। बारिशों के बावजूद पानी की कमी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मुराद कह चुके हैं कि कुछ इंतजामी मामलात हैं जो कि वफाक से बात चल रही है, लेकिन जब तक ये बात चल रही है क्या कराची के शहर पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे? आसिम भट्टी से इस बारे में मजीद बात करते हैं। आसिम भट्टी, क्या वजह है कि बहुत से इलाके कराची के पानी से महरूम हैं? कुछ ऐसे हैं जहां पर बदबूदार पानी आ रहा है और सूबाई हुकूमत इस हवाले से अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। देखें, ये अलमिया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर गुज़िश्ता 15 दिनों से पानी की किल्लत सामने नजर आ रही है, लेकिन अब ऐसे भी इलाके सामने आ रहे हैं जहाँ पर कई सालों से इलाका मकीनों के पास पीने को पानी नहीं है। गंदा पानी अगर कभी आया तो वो भी गंदा पानी जो कि बीमारियों के बायस बन रहा है। जो इलाके के लोग हैं, जो वहाँ के मकीन हैं, उनका कहना है कि जो मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में आते हैं अपने वोट लिए और उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। वाटर टैंकर माफिया की चांदी लगी हुई है, चूंकि एक सिंगल वाटर टैंकर के लिए जो इलाका मकीन है वो 2000 से 2500 तक उनको जो है खर्चा करना पड़ता है और कई दिन पहले उन्हें कहना पड़ता है, ऑर्डर के बाद फिर जो है उनके पास पानी पीने को इस्तेमाल के लिए आता है। खारे पानी की सूरत हाल यही है कि पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई, कई हाइडेंट से वो मसमार कर दिए गए और उनके बाद खारे पानी का जो है वो भी उनके पास सिस्टम कोई नहीं है। जो खारे पानी के जो बोरिंग की हुई है वहां से खारे पानी इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता कोई ऐसा निजाम नहीं है। दूसरा अलमिया ये है कि जो इलाकों का पानी है, जो आबादियां हैं जिनको पानी मिलना चाहिए, रास्ते से उनका पानी चोरी हो रहा है और वही टैंकरों के जरिए फिर उन्हीं इलाकों को, उन्हीं आबादियों को वो पानी। मसाइल बहुत से हैं जिन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आसिम भट्टी, आप साथ ही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी मेयर कराची, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अरशद दोहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, रशीदाबाद के इलाका हबीबाबाद जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जहां पर पानी पीने के लिए दस्तियाब ही नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से लोग खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। इसके अलावा अगर दीगर इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बदबूदार पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ये आखिर क्यों सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई काम नहीं कर रही, तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही इस साल? देखें, पानी का जो इशू है ये आज का इशू नहीं है। पानी का इशू जो है ये बहुत पुराना इशू है और तकरीबन पिछले 15-20 सालों से एक शॉर्टफॉल चला आ रहा है। लास्ट इसमें जो है वो K3 का एडिशन हुआ था। K3 के बाद जो है अभी तक कोई एडिशन नहीं हुआ है। हाँ, अभी जो बात हो रही थी उसमें यह है कि देखें, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो ये सबसॉइल वाटर होता है उस पानी को रेगुलराइज करना चाहिए, उसका कोई तरीकाकार करना चाहिए। जब आप उस पानी की अवेलेबिलिटी को रोकते हैं तो उससे फिर जो है मीठे पानी की चोरी में इजाफा होता है। दूसरे, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका उसमें मिसमैनेजमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आपको सही करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जितने भी ये हाइड्रेंट्स हैं, देखिए हाइड्रेंट की जरूरत क्यों पेश आती है, आपको तो नल में पानी आना चाहिए। जो भी इलाका डेवलप होता है सबसे पहले वहाँ पे दुनिया का ये उसूल है, सबसे पहले पानी की लाइन, सीवेज की लाइन बिछाई जाती है, उसके बाद वहाँ काम शुरू होता है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो है अनप्लैंड आबादियाँ बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन जो है कराची की डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई पिछले 10 सालों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई प्लानिंग नहीं की गई
K4 जो है आपका ये 8 साल पहले अगर हो जाता तो आज किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पानी का मसला रिजॉल्व हो जाता। लेकिन K4 जो है वो भी पिछले बल्दियाती दौर में हमारी तरफ से जब ये सबमिट किया गया था, जिसको कि अब जाके कहीं उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है। अब K4 का भी जो फेज 1 है वो 265 का है, उसके बाद फिर 100 करके है 150। तो उसके लिए भी अगर अभी से इन्होंने प्लानिंग नहीं की, पैरेलल इस पे काम नहीं शुरू किया। वोरा साहब, K4 के लिए दावे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन सर ये काम कहाँ तक पहुंचा है? अभी मजीद कितना वक्त दरकार होगा इसके लिए? देखें, इसमें जो इन्होंने टारगेट दिया हुआ है 2018 का, लेकिन 2018 तक क्या करेंगे? कराची की आवाम जो है उसको, आपने अभी बताया कि 2 साल से पानी नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं। आपने रशीदाबाद का बताया, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे 3 महीने में 1 दिन के लिए पानी आता है। बल्दिया टाउन में 3 महीने में 1 दिन के लिए पानी आता है। इत्तेहाद टाउन में जो है वो पानी नहीं जाता। आपका गुलशन गाजी में जो है वो, मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पे 2 महीने में 1 दिन के लिए पानी आता है। तो क्या 2 महीने में 1 दिन के लिए पानी आवाम को नहाना धोना? कल वहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं, 6 डेथ्स, वहाँ पे उनके नहलाने के लिए पानी नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आवाम को बुनियादी सहूलतें ही नहीं दे सकती हुकूमत, गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत फेल है। ठीक है। और वोरा साहब, एक और बड़ी वजह पानी की कमी की वो है गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स। इस हवाले से अदालत के अहकाम भी मौजूद हैं कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, उन्हें रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कराची शहर में बहुत से ऐसे गैर कानूनी तौर पर वाटर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं जो कि पानी बेचते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे हाइड्रेंट्स हैं जिनके पास 4 घंटे अगर वो पानी फराहमी की अगर उन्हें इजाज़त है तो वो 10 घंटे फराहम कर रहे हैं, वो 24 घंटे तक फराहम कर रहे हैं। क्या इस हवाले से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर, मैं तो ये आपका लफ्ज ही नहीं समझ में मेरे आया कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट, मतलब क्या कानूनी वाटर हाइड्रेंट भी होते हैं? अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जिनके पास इजाजतनामा मौजूद है और जिनके पास इजाजतनामा मौजूद नहीं है। इजाजतनामा क्यों है, मुझे ये बताइए, इजाजतनामा क्यों है? 4-4, 5-5 करोड़ की आमदनी के लिए, 10-10 करोड़ की आमदनी के लिए? यानी कि आपका ये कहना है कि वाटर हाइड्रेंट सोने ही नहीं चाहिए? नाम पे प्राइवेट, जिसके नाम पे आपने किया हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि जिनको परमिशन है, उनको जो है ऑफिशियली कमाने की, करोड़ों अरबों रुपए कमाने की परमिशन दे दी गई। सही। दिस इज रॉन्ग। आपका ये कहना है कि वाटर हाइड्रेंट्स नहीं होने चाहिए, तो जो कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं फिर उनका क्या होगा? तो कराची में जो काम कर रहे हैं ये होने ही नहीं चाहिए ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, आप इस तरह प्लान करें, अपने लोगों को सही करें, और जिन जगहों पे पानी नहीं जाता, जिस जगहों पे लाइन नहीं गई है, जहाँ पे पानी की लाइनें दी गई हैं, वहाँ पे आप लाइनें पहुंचाएं। ये तरीका दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे जो है हाइड्रेंट बना दिए जाए, उनको ऑफिशियल का नाम दे दिया जाए और वहाँ से पानी जो अपनी मर्जी से हाइड्रेंट वाले जिस जगह पहुँचाना हो वहाँ पहुँचाते रहें। इससे गरीब के घर में तो नहीं जाता पानी। लेकिन वोरा साहब, जिस तरह से आपने बात की कि अनप्लैंड यहाँ पर जो है वो आबादियाँ बनी हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा अब एक मंसूबा चाहिए होगा इसके लिए कि हर आबादी तक वाटर लाइन को पहुँचाना है। यहाँ पर चाहिए होगा, इसके लिए क्या मंसूबा चाहिए होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो है पूरे टाउन प्लानर्स, सीनियर लोगों को, सीनियर इंजीनियर्स को बैठना होगा, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के साथ। ठीक है। अर्शद वोरा साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहूँगा। खुर्रम शेर जमान साहब भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके ख्याल में कराची में पानी की कमी या पानी ना मिलने की बड़ी वजह क्या है? अर्शद वोरा साहब भी कह रहे थे कि जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, ये गैर कानूनी और कानूनी की कोई बात ही नहीं है, वाटर हाइड्रेंट्स होने ही नहीं चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अर्शद साहब, इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर ये हाइड्रेंट्स बंद हो जाएंगे तो ये सियासतदानों की दुकानों का क्या होगा, ये अरबों रुपए की करप्शन का क्या होगा? ये जितने भी हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इसके अंदर कोई इनकी मुलविस नहीं है आपस में? क्या ये कराची वाटर सप्लाई बोर्ड के जो एहलकार हैं वो मुलविस हैं इसके अंदर, वो खुद पार्टनर्स हैं इस बिजनेस के अंदर? हमारी सिंध गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये भी खामोश बैठे हुए। असल में हर किसी को पैसा मिल रहा है, ये बड़ा जबरदस्त कारोबार है, इसमें बेशुमार लोग मुलविस हैं। लेकिन देखें, कराची के शहरी तो रो रहे हैं, ये आज की या कल की बात नहीं है, पिछले 10 साल से जनाब ये मामला चल रहे हैं। और जो लोग जिन जिन लोगों ने शहर में हुकूमत की, सूबे में हुकूमत की, वो सब जिम्मेदार हैं इसके। आज पूरे कराची का ये हाल है। मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ी मुसीबत तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा हुई है कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पानी आ रहा है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है।
20,000 बच्चा एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के अंदर मरता है सालाना, और मेजॉरिटी ऑफ द डेथ जो है वो ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है। पिपरी में कुछ दिन पहले हमारा विजिट हुआ है हमारे पीटीआई की क़यादत का वहां पर, और कराची वाटर बोर्ड के सप्लाई के उनका स्टाफ बता रहा है कि सिर्फ 30% पानी फिल्टर हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कहाँ जाएं, कहाँ जाके मरें, किसको जाके बोलें? ये सारी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? इनकी प्रायोरिटीज क्या? अभी इनको सिंध असेंबली की आलीशान बिल्डिंग बनानी थी, इनको अभी 5 स्टार रेजिडेंसी बन रही है सिंध असेंबली के एमपीएस के लिए, वो ज्यादा अहम है या जिस तरीके से वोरा साहब बता रहे हैं? बिल्कुल खुर्रम जमान साहब, प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, लेकिन अगर बात हम वाटर बोर्ड की करें तो वो खुद ही करप्शन का गढ़ बन चुका है। जब तक वहाँ से करप्शन खत्म नहीं होगी तो कैसे ये तमाम मामला ठीक होंगे? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम भट्टी आपका भी मैं बहुत शुक्रिया चाहूँगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन ड्यूटी को सरकारी मुलाजमीन एक वबाल जानते थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इसे पुरकशिश बनाने का तहैया कर लिया है। 2018 के इंतखाबात में इंतखाबी अमले का एजाजिया 3 गुना करने का फैसला हो चुका है। इसी बारे में हम कुछ मजीद बात करेंगे। नादिया टू न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज राजा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसे पुरकशिश कैसे बनाया जाएगा? एजाजिया 3 गुना कर दिया गया, क्या मराद में भी इजाफा किया जा रहा है? देखिए ज़ीशान, इसमें जो सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो पोलिंग का अमला है ये तकरीबन 3 दिन तक जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। एक जो है वो पोलिंग डे से कबल जब बैलेट पेपर्स की तकसीम होती है और बाकी जो सामान है उनके पास पहुँचाया जाता है। दूसरा जो है वो पोलिंग डे का दिन होता है, और तीसरा हतमी नताइज आने तक। ये 3 दिन जो है इस पोलिंग अमले ने खिदमत सर अंजाम देनी होती हैं। और माजी में अगर देखा जाए तो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला अगले 5 बरसों के लिए होता था, और इस दौरान जो अमला खिदमत सर अंजाम देता था उनका जो मुआवजा था, जो मुराद थी, वो काबिल शर्म हद तक जो है वो अफसोसनाक थी, कम थी। मतलब जो मावन अमला था उसका तकरीबन जो मुआवजा था वो 50 रुपये रोज़ाना के हिसाब से था, यानी 150 रुपये 3 दिनों के मिलते थे। जबकि जो ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर है उसको 500 रुपये एक दिन का, तकरीबन 1500 रुपये 3 दिन के मिलते थे। और उसके अलावा जो है कुछ दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, एजाजिया 3 गुना करने का फैसला कर लिया गया है 2018 के इंतखाबात में, जो कि सरकारी अफसरान इलेक्शन में जो प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अमले के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब ये बताइएगा कि ये मुआवजा ज़्यादा करने से, मराद बढ़ाने से जो एक धांधली की बातें की जाती हैं या जो करप्शन की बातें की जाती हैं, क्या इन पर भी काबू पाया जा सकेगा? इसी हद तक थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ऑनरिया दिया जाता था वो बड़ा बड़ा इनाम था। आप बड़े हैरान होंगे कि 300 रुपया पर डे दिया जाता था। अब पोलिंग स्टाफ 3 दिन की जाता था तो उसको 1000 रुपया मिल गया। उसका नुकसान ये होता था कि 900 रुपये मिलता था उसको 3 दिन का। तो वो जो इलाके का जो होता था बहुत बड़ा शख्सियत, उनके यहाँ खाना खाते थे, उनके पास ठहरते थे। तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत थी। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन को देखने आते थे, तो उनका कहना ये था जी बहुत कम ऑनरिया देते हैं, वो उसका फायदा ये पहुंचता है लोगों को। बाकी जो पार्टियां होती है गांव में ठहरते हैं जाकर, तो वो वाकई जो गांव का जो खास बहुत बड़ा शख्सियत होता है वो उसके मेहमान बन जाते हैं और वो उसको बाकायदा बाद में इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं। तो ये बेहतर है। आजकल की तरह महंगाई बढ़ गई है, तो उनको अगर आप ज्यादा ऑनरिया दे दें तो उसी से अपना खर्च पूरा कर लें 3 दिन का, तो मेरा ख्याल है कि ये आइंदा की बेकायदगी, मैं कह सकूँगा, धांधली नहीं कहूँगा, बेकायदगी रुकने का एक बड़ा अहम एक रुक जाएगी बेकायदगी, बेजादगी, कि वो अपने खर्च से ही वहाँ ठहरेंगे। तो ये अच्छी चेक करना चाहिए, इसमें कोई खर्च ज्यादा होने की कोई बात नहीं है। कमर साहब, बायोमेट्रिक सिस्टम की हमने बात की थी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी ये कहा गया था कि कुछ जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें इसका एक्सपीरियंस किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाएगा, ताकि 2018 के इंतखाबात में इसको हम बाकायदा तौर पर शुरू कर सकें। आपका नहीं ख्याल कि अगर हम ये सिस्टम अगर लॉन्च करते हैं तो उसके बाद एक नए सिरे से अमले की तरबियत की ज़रूरत होगी, उसमें भी जो है वो पैसे और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एजाजिया बढ़ाने की बजाय अगर दूसरे सिस्टम पर तवज्जो दी जाती तो क्या वो बेहतर नहीं था? नहीं, एजाजिया का तो ठीक है, उसको हम दूसरे पहलू में लेके आते हैं। जहाँ तक बायोमेट्रिक के बारे में, इस पर हमारी
साबिका हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत के माप जो है वो उन्होंने की सोच डिफरेंस है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उस पर उन्होंने आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की प्रपोजल पर इस पर कानून साजी नहीं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गाहे बगाहे पार्लियामेंट डिवीजन के जरिए हुकूमत को आगाह करता रहा कि हमें बायोमेट्रिक का निज़ाम सिस्टम को अपनाने के लिए पहले आप कानून साजी कर लें, और कानून साजी नहीं होगी तो फिर आप उसके मुताबिक बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। तो हुकूमत की बदनीति समझ लें या उनके अपने प्रोग्राम हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कानून साजी नहीं होने दी। और इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में जो 33 अरकान थे उन पर भी हम कहेंगे कि उन्होंने भी इस पर अपने कोताही बरती और उस पर गौर नहीं किया, और अब जाके वो कहते हैं कि जी आप करें, तो आप उससे पहले बायोमेट्रिक करने के लिए पहले कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी के बाद बायोमेट्रिक का सिस्टम भी अपनाया जा सकता है, इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। आइंदा इंतखाब शफाफ हो जाएंगे अगर बायोमेट्रिक का सिस्टम अपना लिया। इसमें तो ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है, 3 हफ्ते में ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। पहले हुकूमत कानून साजी करे इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि पहले कानून साजी के अमल से गुजरना होगा, उसके बाद ही ये सिस्टम शुरू किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन हमारे साथ मौजूद थे। फयाज राजा आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे हम कुछ सेहत के मामलात के, खुसूसन जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है। मुल्तान के शहरी सेहत की सहूलियात से महरूम हो गए। अरकान का मर्ज यहाँ फैलने लगा है। बेशतर अस्पतालों से वैक्सीन और अद्वियात गायब होने के बाद शहरी परेशानी का शिकार हैं। मुल्तान के बेशतर अस्पतालों समेत सिविल अस्पताल, जिसको जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े अस्पताल का एजाज़ हासिल है, अरसा 6 माह से हेपेटाइटिस बी और सी के इंजेक्शंस और अद्वियात यहाँ से गायब हैं, जिसके बाद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला अफराद प्राइवेट मखसूस सेंटर से महंगे दामों अद्वियात खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब सिर्फ सिविल अस्पताल में हेपेटाइटिस बी के 120 जबकि हेपेटाइटिस सी के 1206 मरीज रजिस्टर्ड हैं। सरमद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुल्तान से, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। सरमद, क्या वजह है कि सरकारी अस्पतालों में जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर भी वैक्सीन और अद्वियात नापैद हो गई हैं? जी बिल्कुल, बड़े अस्पतालों की हालत ये है तो छोटों का तो आप सोच सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। सिविल अस्पताल मुल्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आती है, जो कि यहाँ से खाली हाथ लौट जाती है। अगर हेपेटाइटिस की बात कर ली जाए तो 1200, जैसा कि आपने बताया कि 1200 मरीज़ हैं हेपेटाइटिस सी के जो यहाँ पर रजिस्टर हैं, लेकिन 6 माह से नवंबर 2016 से यहाँ पर जो अद्वियात और इंजेक्शन हैं वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना है। 6500 रुपये का एक इंजेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस के मरीज़ को 1 महीने में 4 लगने होते हैं। हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन ये 13-14 हज़ार रुपये का 1 महीने का खर्चा होता है। गरीब मरीज़ जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 6 माह से सिविल अस्पताल में ही अद्वियात और इंजेक्शन ना होने से 300 ऐसे मरीज़ भी थे जिनका कोर्स जारी था और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से 5 माह बाद पिछले महीने एक लेटर भेजा गया जिसके अंदर 600 मरीजों के लिए हेपेटाइटिस की सरमद, आप साथ रहिएगा। जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। जमशेद दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बात की जाती है तरक्याती मंसूबों की। अगर हम मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो चला दी गई, सड़कें बना दी गई, नो डाउट बहुत अच्छे ये मंसूबे हैं, अवाम को फ़ायदा भी पहुँचा रहे होंगे, लेकिन सेहत तरजीहात में कहाँ पर है ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे भाई, सच आजकल ना कोई सुनता है ना कोई कहने को तैयार है। बदकिस्मती है कि गुड गवर्नेंस के दावे जब मियां शहबाज शरीफ करता है तो यकीन करो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि जो हेल्थ जो हमारी बुनियाद है, इन्होंने कहा कि पानी के लिए हमने अरबों रुपए रख दिए। पानी, क्योंकि पानी की वजह से ये हेपेटाइटिस जो है ना फैल रहा है और इतने तेजी से कि हर दूसरे आदमी को, हमारा जो सैकी बेल्ट है जनूबी पंजाब, आप देखिए मैं अपने सिर्फ एक मुजफ्फरगढ़ की बात करता हूँ कि 3800 मेगावाट जहरीले तेल पे बिजली पैदा हो रही है और वहाँ पे हर दूसरे आदमी को जो है ना यरकान है। और अस्पतालों की हालत है कि मरीजों को डॉक्टर मारते हैं और उनके FIR दर्ज करा देते हैं। जब मैं खुद बतौर MNA में काम आदमी हूँ, मेरे पास सैकड़ों केसेज है, हम उनके जब पास जाते हैं वो कहते हैं जी बजट नहीं है। बजट है जी, वो टेस्ट के लिए हमने भेजा है। अरबों रुपयों की करप्शन हो रही है हेल्थ के नाम पे और वो दवाइयाँ अगर हैं तो बाहर जा रही हैं
या फिर कोई 2 नंबर दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो मर रहे हैं। और बड़ी बड़े दावे बड़ा कुछ करते हैं कि हमने अरबों खर्च कर दिया। कितने इश्तिहारात नजर आते हैं, ईमान से गरीब मर चुका है, गरीब मायूस हो चुका है। हजारों केस बल्कि लाखों केस आके आप देखे, वो पानी की वजह से जो पानी पीता है वो बिस्तर मर्ग पे चला जाता है और वो बेचारे धक्के खा के चले जाते हैं। कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। जब रफीक रजवाना साहब को गवर्नर पंजाब तैनात किया गया था तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे। उनका कहना था कि मेरा चूंकि खुद ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो जनूबी पंजाब की आवाम के लिए काम करूंगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं दिया। आप MNA हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में इस हवाले से आवाज उठाएं, क्या कोई सुनने वाला नहीं है? देखिए, मैं वो MNA हूँ जो वैद MNA हूँ जो मरीजों को उठाता भी हो, ना मेरे कपड़े खराब होते हैं ना मेरे जूते, सारी दिन सारी रात फिरता हूँ। और एक दफा नहीं, आप मेरी रिकॉर्ड पे तकरीरें देखें, हर फोरम पे गरीब मजलूम के लिए आवाज उठाई, मरीज के लिए एहतजाज किया। माजरत के साथ सच है, ये गवर्नर नहीं है, ये सदर नहीं है। नवाज शरीफ साहब उन सदर गवर्नर लगाते हैं जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, जो सिर्फ उनकी उनकी बात को आगे पहुंचाते हैं। कोई आज तक मियां जबान खींचती है कि कोई इनके आगे बोलने वाला जो है ना वो जिबा हो जाता है। वो एक ऐसे गुलाम टाइप पिछू टाइप लोग बैठते हैं। और रफीक रिजवाना इंतहाई झूठा शख्स है कि उसके निश्चर मुल्तान की अगर आप देख रहे हैं, वहाँ मरीजों की आप चले, आप अपने नुमाइंदे को वहाँ कह के भेजे, पोजीशन बताले। आखिर ये हुआ कि जब मीडिया ने इन अस्पताल की कारकर्दगी को बेनकाब किया तो फिर मीडिया पे बैन लग गया, मीडिया पे FIR दर्ज हुई ताकि वजीर आला के हुक्म पे ये मीडिया के साथ ज्यादती हुई। ये सारा माफिया है और वहाँ पे क्रिमिनल ऑफिसर लगाए जाते हैं जो हमजा शहबाज को बरह रास्त कमीशन देते हैं। इन्होंने हेल्थ को भी नहीं माफ किया। चलो यार, ये मरीज गरीब है, इनको तो छोड़ देते, बाकी तो मेट्रो चलाए, खुशी है, मगर गरीब मर रहा है, वहाँ मजदूर मर रहे हैं, रोटी नहीं है, दियत नहीं है, डिलीवरी केसेस होते हैं, लड़की औरतें तड़प रही होती हैं और लेडी डॉक्टर कहती है 20,000 रुपया तो नहीं है। लेकिन दस्ती साहब, अलमिया ये है कि सड़कें बनाने के बाद, मेट्रो बनाने के बाद 2018 के इंतखाबात, फिर इसी बुनियाद पर अपना वोट बैंक वहाँ से दोबारा से ये हुक्मरान निकाल लेंगे। नहीं, ये देखे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। आज चलो जी, आपने ये भी सवाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि निशान इबरत बनेगा, नवाज और शहबाज एक पंजाब से एक सीट भी नहीं जीत सकते। हाँ, धांधली ना हो, चोर दरवाजा ना हो, जो गैबी और फ्रॉड के जरिए इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन है, मुल्क की बका के लिए अगर ये इलेक्शन 18 वाले फेयर ना हुए तो मुल्क में खूनी टकराव होगा, और फेयर इलेक्शन हुए तो नवाज शहबाज। चलें दस साहब, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन फेयर हो जाए। हम जनूबी पंजाब की हालत ज़ार की जो है वो बात करें। आपके ख्याल में जनूबी पंजाब को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? खुसूसन अगर हम सेहत की बात करें तो वहाँ पर जो भी हालात हैं, अस्पताल मौजूद हैं, अद्वियात नहीं है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे इकदाम हैं कि हम जनूबी पंजाब पर तवज्जो दे सकें? मेरे भाई देखिए, 6 करोड़ से ज्यादा आबादी है, एक निश्चर अस्पताल है और डेरा इस्माइल खां, लाड़काना और क्वेटा तक वहाँ लोग आते हैं। भावलपुर डिवीजन, DG खां डिवीजन में और बाकी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की आप हालत देखें तो रोना आता है। मैं पहाड़ों में जाता हूँ, पंजाब, जनूबी पंजाब के तौसा शरीफ, राजनपुर, वहाँ कुत्ते गद्दे इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं जो बारिशी पानी आता है। पहले तो चाहिए कि लोगों को ये साफ पानी देते मेट्रो चलाने से पहले, ताकि पानी में सब कुछ, पानी की वजह से, खराब पानी की वजह से हेपेटाइटिस फैल रहा है और गरीब को पता नहीं चलता, उनका टेस्ट नहीं होता। जब वो इस तरह मर्ग पे जाता है तो उसको उस टाइम पता चलता है, अच्छा ये मुझे तो यकीन हो गया है। और साहब, इंतहाई दुगरदूं सूरत हाल है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जनूबी पंजाब के इलाकों पर भी तवज्जो दी जाए। यहाँ पर अद्वियात, यहाँ पर अस्पताल, यहाँ पर पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सरमद अली हमारे साथ। सरमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की शान यूनुस खान की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। मर्द बहरान यूनुस खान ने हर मुश्किल वक्त में कौमी टीम का भरपूर साथ दिया। स्टार क्रिकेटर की क़यादत में पाकिस्तान ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। टेस्ट क्रिकेट में यूनुस खान की ट्रिपल सेंचुरी को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसी बारे में मजीद हम बात करेंगे। कराची से महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद है। महमूद रियाज, तो यूनुस खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया,
उनके एजाज में हुई। यूनुस खान ने मीडिया से बात भी की। क्या जज्बात, क्या एहसास थे, खुसूसन जो उनके चाहने वाले थे, उनका क्या कहना था इस मौके पर? यकीनन एक बहुत अरसे बाद हमने बहुत क्रिकेट के कैरियर को बड़े करीब से देखा है और बहुत सारे तो जो होते हैं जब वो अलविदा होते हैं तो ड्रेसिंग रूम से ही वो रोते हुए जाते हैं, लेकिन यूनुस खान ने उनके एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वो सिर्फ ना वालदा जो कि उनकी व्हील चेयर पे थी उनके साथ है, अपने बहन भाइयों के साथ है, अपनी बीवी बच्चों के साथ है और एक खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जो कि उनके मेंटोर थे जिसमें राशिद लतीफ भी मौजूद थे, तमाम मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एक सीरीज जो आखिरी वो खेलने जा रहे हैं जो कि उनका संगे मील है कि वो 10,000 रन बनाकर दुनिया के 13वें खिलाड़ी होना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जावेद मियांदाद का जो कि वो तोड़ चुके हैं और यूनुस खान ने इस सीरीज से पहले उस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान किया जिस वक्त के वो पीक पर हैं, अपनी फिटनेस पे भी यकीनन लेजेंड्स में शुमार होते हैं यूनुस खान भी। आलिया रशीद साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। आलिया रशीद साहबा, यूनुस खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, यकीनन मिस तो करेंगे उन्हें, हम लेजेंड्स में शुमार होते हैं यूनुस खान। यकीनन जनाब, 34 टेस्ट सेंचुरियाँ, 6 डबल सेंचुरियाँ, वो कोई छोटे प्लेयर नहीं है, दुनिया के वो लेजेंड्स को शुमार होते हैं और दुनिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी एक डेडिकेशन की वजह से और जिस तरह से वो नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन के रहे हैं, जिस तरह से वो चौथी इनिंग्स के उन्हें किंग ऑफ सेकेंड इनिंग्स कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने 5 टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई हैं चौथी इनिंग्स में और जिस तरह उनकी क्वालिटीज़ हैं, एक शीट एंकर का रोल अदा करना, स्ट्राइक रोटेट करना, टीम के लिए खेलना, जब कभी आउट हुए तो एम्पायर की तरफ देखना भी नहीं और मुड़ के चले जाना। बहुत बड़े प्लेयर हैं। इंडिया के खिलाफ आपको पता है कि उनकी बहुत सारी यादगार इनिंग्स हैं, खासतौर पे बेंगलोर में उन्होंने 267 जो किए थे वो कौन भूल सकता है और उनका एवरेज जो है वो खिलाफ 106 है जो बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं क्योंकि बहुत सीधे आदमी हैं, सीधी सीधी बात करते हैं और जो बात नामुनासिब लगती है वो मुंह पे कह देते हैं, उसकी वजह से लोग उनको पसंद नहीं अक्सर करते थे, जिसकी वजह से कुछ ईगो के मसले क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी हुए। लेकिन वो पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त एम्बेसडर, बेहद हम्बल, बेहद डिसेंट आदमी हैं और ऐसे प्लेयर्स अब जो हैं यकीन करें मिसबा और यूनुस खान जैसे प्लेयर्स अब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट उनको बहुत ज़्यादा मिस करेगी। अली साहब, उन क्रिकेटर्स में शुमार होता है यूनुस खान का, पाकिस्तान के उन बड़े नामों में उनका शुमार होता है जिनका करियर बहुत अच्छा और बहुत शफाफ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत शफाफ रहा है, बल्कि मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि अगर आपको याद हो कि पार्लियामेंट में एक दफ़ा एक कमेटी ने उनको बुलाया था एज ए कैप्टन 2009 के बाद कि के कुछ शुबहात थे उसके हवाले से, तो यूनुस ने उसके बाद रिटायरमेंट कप्तानी छोड़ दी थी क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो ऐसी बात के गिर्द फटकते भी नहीं और ना ही पसंद करते। इस तरह एक उन्होंने एक अखबार के खिलाफ बाकायदा मुकदमा करने का ऐलान किया था जिन्होंने ऐसी खबर के खिलाफ लगाई थी, उसके बाद उस अखबार ने पूरी माफ़ी जो है माफ़ीनामा शाया किया। उसके बाद यूनुस ने उनको छोड़ा क्योंकि वो इस किस्म के आदमी हैं कि उनकी डिग्निटी और उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। आप अगर उनको ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड देखें तो वो एक कमाल आदमी है। मैं कहती हूँ वो एग्जाम्पल है उन नौजवानों के लिए जो आजकल के लोग हैं। अब ऐसे लोग नहीं मिलते जो इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, अपने काम से काम रखना और अब कोई दूसरी बात जहन में नहीं आने देनी। उन्होंने हमेशा अपने शायान शान एक क्रिकेट खेली है और अब दुआ है कि वो उनके 10,000 रन जो कि इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे वेस्ट इंडीज से। तो एक मेरा बहुत अच्छा मौका क्रिकेट बोर्ड के लिए है कि दोनों जो खिलाड़ी बड़े मिसबा उल हक और यूनुस खान जा रहे हैं उनको एक शानदार अलविदाइया दिया जाए ताकि पूरी कौम उनको अलविदा कह सके। जी हाँ, बड़े स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से फेयरवेल दे के रुखसत किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। महमूद रियाज आपको बहुत शुक्रिया। क्रिकेट से तो रिटायर हो रहे हैं लेकिन दिलों में हमेशा रहेंगे, उनके शानदार करियर का जिक्र जो है वो इसी तरह से होता रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।